आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड साथ साथ हम लोग कोलिजन के बारे में भी चर्चा करेंगे। कोलिजन में हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, साथ साथ इनके बीच में रिलेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम लोग कोलिजन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग हिंट डालेंगे टार्क, हिंट डालेंगे टार्क। टार्क क्या होता है देखेंगे, समझेंगे। अगर टार्क के बारे में जानना चाहें तो टार्क को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पोजीशन वेक्टर होता है तथा उस पर जो अप्लाइड फोर्स है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सिंपली हम जानते हैं टार्क को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टाउ से। वेक्टर टाउ बराबर क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, यही होता है। तो द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स नोन एज टार्क। अगर लिखना भी चाहें द वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस है तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, डॉट होता तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यहां पर आर है, एंड अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो कि हमारा वेक्टर एफ है, नोन एज टाउ। टाउ को हम क्या बोलते हैं, टार्क। इसी को हम क्या बोलते हैं, टार्क, नोन एज टार्क। ठीक, जो कि आपकी डिफिनीशन बताइए। अगर इसकी यूनिट देखना चाहें तो यूनिट अगर देखना चाहें तो टाउ की यूनिट क्या निकल के आएगी। टाउ की यूनिट अगर देखेंगे, आर को क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ये मीटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि वो या तो एक्स एक्सिस पर या तो वाई एक्सिस पर या फिर जेड एक्सिस के लिए ये एक प्रकार की डिस्टेंस है। तो क्या होगा, मीटर में इनटू फोर्स का न्यूटन। तो टाउ का जो मात्रक होता है दैट इज ए न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। डायमेंशन निकालें, डायमेंशन, डायमेंशन क्या ज्ञात करोगे, टाउ का डायमेंशन ज्ञात करना हो, न्यूटन का क्या होता है, क्योंकि फोर्स है एम एल टी माइनस टू, मीटर का होता है एल, क्या निकल के आएगा, एम एल टू टी माइनस टू, दैट्स टाउ। नोट कर लीजिए। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया, क्लियर है, बातें समझ रहे हो ना आप क्या कहा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ना लिखना चाहें, हम जानते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट रहता है तो कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो इसे कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। नाउ टार्क के बारे में आप समझ गए। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ध्यान देंगे, जैसे हम यहां पर जाने आर क्रॉस एफ को हम क्या बोलते हैं, टाउ, आर क्रॉस एफ को हम क्या बोलते हैं, टाउ। ऐसे ही सिमिलर आर क्रॉस पी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर लिखेंगे जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे हम यल से या फिर जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कई कई बुक इसे जे से रिप्रेजेंट करती है, कई कई बुक इसे यल से रिप्रेजेंट करती है, हम लोग यहाँ पर यल मान लेते हैं, ये याद रखिएगा। ये आर क्रॉस पी के बराबर होता है, आर क्रॉस पी के बराबर होता है। वेयर यल क्या है, यल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। यहां पर लिखेंगे द वेक्टर, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कॉल्ड क्या कहलाता है हमारा, यल, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम।
बातें समझ रहे हो? अगर हम यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट हटाना चाहे तो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? आर पी साइन थीटा। इसकी भी यूनिट देख लेते हैं, इसकी भी यूनिट देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा अब आपको समझना है, यहाँ पर आर की यूनिट क्या होती है? मीटर। देखिएगा आर की यूनिट मीटर मल्टीप्लाई क्या है हमारा? पी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी, किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये डायमेंशन निकालें अगर इसकी, और भी इसके मात्रक हो सकते हैं, आप अलग अलग फार्मूले से निकालोगे तो अलग अलग मात्रक आपके मिलेंगे, यूनिट्स अलग अलग मिलती हैं। डायमेंशन अगर निकालने की कोशिश करें तो यल का डायमेंशन किलोग्राम है तो क्या लिखते हो? एम। मीटर स्क्वायर तो मतलब L2 डिवाइड बाई सेकेंड मतलब T। क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 2 T। दिस इज, नोट कर लीजिए। क्या यहाँ तक आप सब समझ पा रहे हो? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इन दोनों में आप लोग रिलेशन अब दिखा सकते हो, नोट करिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ना। अब हम लोग हिंट डालते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन, हिंट डालेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है इसका, आप लोग ध्यान से समझेंगे टोटल समझ में आएगा। प्रूफ कैसे करते हैं? फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ, या न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार आप क्या कहते थे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नोन एज फोर्स, या फिर आप तो एक डिफिनेशन ये भी कहते थे F इक्वल टू एम में, वहीं से आता था, बट आप एग्जैक्टली यही जानते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। मतलब जो फोर्स होता है इसमें दैट्स इक्वल टू dp बाई dt। ये p यहाँ पर क्या है? मोमेंटम है। हम जानते हैं d बाई डी टी, पी इक्वल टू क्या होता है? एम वी। यहाँ पर लिख लो सिंस p इज इक्वल टू एम वी, सिंस p इक्वल टू एम वी, ये हमें पता है। d बाई डी टी इंटू में एम वी हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर यम क्या है? यम क्या है? यम इज ए कांस्टेंट टर्म। जब ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर होगा कि नहीं होगा? सभी लोग बताइएगा। dp बाई डी टी मिला। आप क्या कीजिए, आपको टाउ और एंगुलर मोमेंटम में क्या निकालना है? रिलेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाई पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा हमको? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस में dp बाई dt। वेक्टर आर क्रॉस एफ क्या मिला था? टाउ। टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू में dp बाई dt, ये मिला। इसे बना लेते हैं हम लोग क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बना सकते ही नहीं बना सकते? सब लोग कहो, बना सकते ही नहीं बना सकते? सिंपल है।
तो यहाँ पर आप बताएंगे, नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से आपको क्या मिला था, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, मिला था कि नहीं मिला था, सब लोग बताओ। जो वेक्टर L था दैट्स इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट। हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी वेक्टर L डिवाइड बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर क्या मिलेगा, d बाई डी टी वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। देख पा रहे हैं दोनों एक क्या है, सदिश है, दोनों वेक्टर हमारे हैं। जब दोनों वेक्टर है दोनों का हमारा क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन। हमारा दो टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड का डिफरेंशिएशन d वेक्टर F डिवाइड बाई डी टी प्लस में सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वेक्टर R अपान डी टी होगा। सॉरी ये P था ना, R क्रॉस P था ये, यहाँ पर P हो जाएगा, R क्रॉस P, सो सॉरी ध्यान नहीं दिए थे, R क्रॉस P। ना यहाँ पर क्या मिलेगा, वेक्टर R क्रॉस में डी पी बाई डी टी प्लस में P इक्वल होता है एम वी, एम वेक्टर V मल्टीप्लाई में डी आर बाई डी टी, ये मल्टीप्लाई एग्जैक्टली क्या है, क्रॉस, क्योंकि ये यहाँ पर क्रॉस लगा है, डी आर बाई डी टी दैट्स वेलोसिटी। ये जीरो होगा टर्म, ये टर्म जीरो होगा, लिख लेंगे सिंस v क्रॉस v इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब आप सिमिलर एक्सिस लेते हो, चाहे आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, वो सभी जीरो होते हैं, वैसे वी क्रॉस वी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जीरो हुआ, बचा क्या हमारा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये टर्म इक्वल हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, देख पा रहे हैं दोनों टर्म इक्वल है, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का ऑलरेडी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख पा रहे हैं, राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, मतलब टाउ इज इक्वल टू डी वेक्टर एल डिवाइड बाई डी टी, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द टार्क। तो यहाँ पर लिख लेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to the torque in that system, किसी भी सिस्टम के लिए, in that system, समझ रहे हो ना आप बात, in that system, नोट कर लीजिए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर होता है ना सबको। चलिए आगे चलते हैं, बातें समझ में आ रही हैं सबको। चलिए नाउ अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ एट ए गिवन टाइम पोजीशन 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद लोग चर्चा करेंगे, ठीक। यहाँ पर दिया क्या जा रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, हैज़ एट ए गिवन टाइम, हैज़
एट अ गिवन टाइम पोजीशन 2i 5j 13 के 2i 5j 13 के, ठीक, ये पोजीशन दिया जा रहा है। एंड वेलोसिटी और जो वेलोसिटी हमारी वो कितनी है 10i 7j 3 के 10i 7j 3 के, ये वैल्यू दी जा रही है, ठीक है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। आपको उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? आपको दिया क्या गया, आर की वैल्यू दी गई एंड वेलोसिटी भी दी गई, ठीक। ये पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है m है, जिसका पोजीशन भी दिया जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, जिसका पोजीशन भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ उसमें वेलोसिटी भी दी जा रही है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले आपको दिया क्या जा रहा है, वेक्टर r की वैल्यू 2i + 5j कैप + 13 के कैप, ये दिया जा रहा है, ठीक ना। v की वैल्यू क्या दी जा रही है 10i कैप -7j कैप -3 के कैप। हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू r क्रॉस p, यल इक्वल टू r क्रॉस p होता है। हमें p निकालने की आवश्यकता है, ये हमारा गिवन है। अगर हम वेक्टर p की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाता है m वेक्टर v, m इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10m i कैप -7m j कैप -3m k कैप। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये वेक्टर p की वैल्यू निकली। अब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो निकाल लेंगे। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यल इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर का p। वेक्टर r की वैल्यू कितनी है, ये 2i कैप + 5j कैप + 13 के कैप, क्रॉस में p की वैल्यू कितनी है, ये 10m i कैप -7m j कैप -3m के कैप। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले i j और k का टर्म लिख लेते हो, हाँ या ना। i का टर्म पहले r है फिर p है, पहले r वाला टर्म लिखेंगे तब p वाला टर्म लिखेंगे। क्यों? क्योंकि r डॉट p इक्वल टू p डॉट r हो सकता है, बट r क्रॉस p है तो वो p क्रॉस r के बराबर नहीं हो सकता, वो -p क्रॉस r के बराबर होगा, ठीक। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो। इसके लिए क्या वैल्यू रखोगे आप 2 5 13, उसमें क्या रखोगे आप 10 -7 -3, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप अगर लेंगे तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छोड़ देंगे, ये इतना मिले क्या आपको 5 या 15 -15 माइनस बीच में आता है ऑलरेडी, तो 13 × 7 91, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +91 -j कैप। तो क्या करते हैं, ये वाला टर्म छोड़ते हैं, ये और ये बच जाता है, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं यार। तो 3 दूनी 6, माइनस का 6, बीच में माइनस ही आता है, 13 धामा 130, फिर प्लस का k कैप, अब 7 दूनी 14 -14, बीच में माइनस आता है, 10 × 5 = 50, ठीक। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे यल की जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, आई कैप 91 में से 15 गए,
91 में से जब 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 81। 81 में से 5 घटा दो 86, ओ सो सॉरी 76, 76 आई कैप। और एक चीज आपने ध्यान दिया, ये यम भी तो रहेगा, यम भी तो रहेगा, यम भी तो रहेगा भाई। तो आप क्या करोगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करा रहे थे तो ये 15 यम हो जाता, ठीक, इसमें भी यम आता, सभी में यम हो जाएगा, क्योंकि यम कहाँ छोड़ोगे आप? यम इज ए स्केलर क्वांटिटी, समथिंग कुछ भी हो सकता है, बट वो स्केलर क्वांटिटी प्रेजेंट टाइम में है, कुछ वैल्यू दी गई नहीं गई, मास यम दिया जा रहा है। अगर मास कुछ दे रहा होता तो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर पाते। आया कितना? 76 यम आई कैप, आई कैप और माइनस जे है, और ये 130, इसको साफ साफ लिख लो, माइनस 6m माइनस 130m प्लस 30 है, 130m होगा ना, प्लस 130m, जे वाला टर्म छोड़ोगे माइनस 130 है, बीच में माइनस आएगा, 130 136 हो जाएगा ना, माइनस 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 प्लस 136 यम जे कैप, ये है 14m, ये है 50m, 50 14 64 माइनस 64 यम के कैप, दैट्स इक्वल टू द यल। नोट कर लीजिए, दैट्स इक्वल टू द यल, नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? यस, आगे चला जाए, नोट करिए फटाफट से। नाउ अब हम लोग चर्चा करते हैं कोलिजन के बारे में। कोलिजन क्या होता है एंड कितने प्रकार का होता है। उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया, आज हम बात करेंगे कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इन इलास्टिक हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डाल लीजिएगा कोलिजन क्या होता है। कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या होता है? टकराव, एक दूसरे से टकराना, कोलिजन करना। अगर मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से आपस में टकरा रहा है फॉर ए वेरी मिनिमम टाइम, इसी को बोलते हैं क्या? टकराव। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है एक दूसरे को टच कर रहा है फॉर ए वेरी 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 मिनिमम टाइम, जैसे टच करके हट जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक कोलिजन। अब ये लागू होता है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक में ऐसा नहीं होता, इन इलास्टिक में आकर चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो कोलिजन क्या होता है आपको समझ में आ गया? एक दूसरे से टकराना। ये दो प्रकार के होते हैं। जो कोलिजन होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है एंड इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? यहां पर देखेंगे मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व दोनों में रहता है। बात करें मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, इसमें अगर बात करें तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। कोलिजन, इसके कहने का मतलब क्या है? मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम चेंज नहीं होता, मतलब P ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू P ऑफ फाइनल, मोमेंटम इक्वल होता है। सेम इन इलास्टिक कोलिजन के लिए भी होता है कि मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल। मोमेंटम में चेंजिंग नहीं आती, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है दोनों में। ये चीजें आप समझिए, दोनों में ये सिमिलरिटी है। कोलिजन 2 प्रकार के होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है आप सभी जानते हो। इलास्टिक मतलब एक दूसरे से टकराने के बाद हट जाए, इन इलास्टिक मतलब चिपक जाए। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं कि जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है थ्रू आउट द कोलिजन, मतलब P ऑफ इनिशियल इक्वल टू P ऑफ फाइनल। सिमिलर हमारा इन इलास्टिक कोलिजन में भी होता है। इसे अगर हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करें तो
ग्राफ के रूप में प्लॉट करें तो ग्राफ के रूप में कुछ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा मोमेंटम है, ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसके लिए भी हम प्लॉट कर सकते हैं, ये हमारा मोमेंटम है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, इसके लिए जो मोमेंटम होगा, जैसे मान लीजिए ये हुआ, यहां पर देख रहे हो आप टाइम चेंज हो रहा है, ये देखो टाइम बढ़ रहा है, बट क्या मोमेंटम भी बढ़ रहा है? नहीं, ये कंजर्व है। सेम चीज यहां पर भी ग्राफ शो कर रहा है, टाइम के साथ मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, नियत है, ये मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, ये चीज शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर चर्चा करें, इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की फाइनल के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन में होता है। हाँ, पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, बीच में कम भी हो सकती है, बीच में कम भी हो सकती है। ग्राफ आपको हम प्लॉट करके दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं होती, कम हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा टाइम है। ये कुछ ग्राफ ऐसे शो होता है, ये यू आकार बना नहीं होता, मैंने बना दिया समझने के लिए। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं, ये देख पा रहे हो, यहाँ पर दोनों सिमिलर हैं, बट ये कम हो रहा है बीच में। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। पहले की और बाद की एनर्जी फाइनल मतलब कोलिजन के पश्चात काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो रही है, बट बीच में वेरी कर सकता है, मतलब कम हो सकती है, ज़्यादा तो होगी नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसमें आप बताओगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ इनिशियल ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। फाइनल मतलब कोलिजन के पश्चात। इसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे तो कैसे प्लॉट करोगे? काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करो कुछ ऐसा, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। इसका कुछ ग्राफ ऐसा होगा। मतलब क्या है, कोलिजन के पहले, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट थे, वो टकराने के पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी रही होगी, लेकिन जब वो टकराने के पश्चात कोलिजन के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, अर्थात टाइम ज़्यादा लगा टकराने के पश्चात और उनकी काइनेटिक एनर्जी घटती चली जा रही है। जितना टाइम लेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी उनकी लूज होती चली जाएगी या लॉस होती चली जाएगी। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो? यहाँ तक आप समझ पा रहे हो कि आपने समझा कि जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट होते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इक्वल होती है। ये कंजर्व नहीं होती, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व आप नहीं बोल सकते, इक्वल बोल सकते हो फाइनल और इनिशियल का, बीच में वेरी कर सकता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें इसी की तरह इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है, बट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल की ज़्यादा, मतलब कोलिजन के पहले ज़्यादा, कोलिजन के बाद जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। चलिए हटाएं, इसको हटाएं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो भी 1D में आज हम पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन। अदर डायमेंशन में आज हम नहीं पढ़ने वाले, बारी बारी से सीखोगे, हर एक छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तभी समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि हम 3 घंटे की लाइव क्लास कर दें, कुछ पढ़ो ही नहीं तो मज़ा नहीं आता। देखो हम देखते हैं, क्योंकि जब क्लासें 1 घंटे से ज़्यादा होती हैं तो आप लोग बोर होने लगते हो ना, होता है ऐसा। लेकिन हम लोग 1 घंटे से कम कर देंगे, सिंपल चीज़ें। और ज़्यादा भी अगर क्लास चल जाए तो आप लोग दिमाग लगा के रखिएगा, बोर नहीं होते। क्लास में बोर बिल्कुल भी नहीं हुआ जाता ना। बोर होते हैं तो थोड़ा सा चुटकुला सुन लिया करो। वो गूगल असिस्टेंट चला गए, गूगल असिस्टेंट चुटकुला सुनाओ बढ़िया चुटकुला सुनाएगी वो। देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक
कोलिजन, वो भी हेड ऑन। हेड ऑन मतलब वन डायमेंशन के बारे में हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ने वाले। हेड ऑन मतलब एक दूसरे पार्टिकल आपस में ऐसे ही टकराएंगे, हेड ऑन वन डायमेंशन में। मान लेते हैं वी हैव टू पार्टिकल, हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक का m1 मास, दूसरे का m2 मास। ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u1, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u2। ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन के पश्चात, मतलब जब इनमें कोलिजन हो गया था, कोलिजन के पश्चात ये m1 मास का और ये m2 मास का, ठीक। अब इनकी जो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v1 एंड v2। ये हम स्पेशल केस नहीं पढ़ रहे, अभी तो सिर्फ हम लोग डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन। स्पेशल केस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। मतलब हमने मान लिया ये वन डायमेंशन में हमें करना है, एक ही डायमेंशन में ये हेड ऑन टकराएंगे, ये इससे टकराया, जब ये इससे टकराया तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिला, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। दो बॉल आपस में जब टकराएंगे दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वो कब रेस्ट पर रहेंगे, किसका मास एक दूसरे के इक्वल है, वो उस पर अभी हम नहीं चर्चा करेंगे। हम मान ले रहे हैं m1 m2 का मास है, कोई पार्टिकल है जो कि u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन वो v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव करना चाहता है, करने लगता है। ये बिफोर कोलिजन की बात है, बिफोर कोलिजन, एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक। नाउ अगर हम देखें, हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन सबसे पहले क्या होता है, आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है। सबसे पहले क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्व। तो इसके लिए क्या बोलोगे, P ऑफ इनिशियल इक्वल टू P ऑफ फाइनल, होगा कि नहीं होगा, P ऑफ इनिशियल इक्वल टू P ऑफ फाइनल। P इक्वल टू mv होता है, तो पहले वाले के लिए m1 u1 प्लस m2 u2, क्या लिखोगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इसके लिए अगर हम देखें फाइनल मोमेंटम की तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, m2 v2। m1 वाला टर्म एक तरफ कर लें, m2 वाला टर्म एक तरफ कर दें, कर लीजिए। क्या मिलेगा, m1 अगर टर्म एक तरफ करेंगे मिलेगा हमको u1, ये v1 इधर आ जाएगा माइनस में v1 इज इक्वल टू, m2 वाला टर्म एक तरफ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा v2 और ये वाला u2 उधर चला जाएगा माइनस में u2। मिला कि नहीं मिला, इसे बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में बात आई यहाँ तक। दूसरी चीज, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें जो पहले की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बाद की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, आपने अभी भी देखा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इज आल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। मतलब हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम, इसकी प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके प्लस इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी। और भी पार्टिकल्स होते तो और पार्टिकल के लिए हम ले लेते। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, हाफ कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल, इधर भी हमारा हाफ कॉमन है, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये हाफ से हाफ कैंसिल। अब m1 वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, m1 टर्म एक तरफ करेंगे मिलेगा क्या, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर भी m2 टर्म एक तरफ करेंगे क्या मिलेगा हमको, v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, फर्स्ट को सेकंड से भाग कर देंगे।
यहाँ पर भाग क्यों करेंगे, क्योंकि ये m1 वाला भी टर्म कट जाएगा और इसका भी एक टर्म कटेगा ऑलरेडी। फर्स्ट क्या है हमारा m1, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से ही डिवाइड करेंगे, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 डिवाइड बाई m1, ये देखो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड क्या है m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर। ठीक ना, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। यहाँ पर देखेंगे हमें मिलेगा क्या u1 माइनस v1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा u1 प्लस v1 और दूसरे ब्रैकेट में u1 माइनस v1। इसी प्रकार इसमें भी होगा v2 माइनस u2 डिवाइड बाई v2 प्लस u2 इंटू में v2 माइनस u2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मिला हमको क्या मिल गया 1 अपान u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 1 अपान v2 प्लस u2। इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे क्या मिल जाएगा हमको v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, u1 प्लस v1। बताओ यहाँ तक सही है, यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यहाँ से चाहो तो आप v2 की वैल्यू निकाल लो, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहो तो v1 की वैल्यू निकाल लो, जिसकी भी इच्छा हो आप वैल्यू निकाल सकते हो, आप वैल्यू निकाल सकते हो। चाहे आप u2 की निकाल लो, चाहे v2 की निकाल लो, चाहे v1 की निकाल लो, आ जाएगा आपकी, चाहे जो भी निकालो। v2 है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, u2 को उधर भेज देते हैं, आपकी इच्छा चाहे जो भी निकालो। v2 इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा हमको u2 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा v1 तो है ही प्लस में u2 उधर गया माइनस u2, ये बना v2। अब v2 की वैल्यू हम उठा के कहाँ ले जाकर रखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v2 वैल्यू उठा ले जाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो मिलेगा क्या हमको m1 u1 माइनस v1। अब ये देखिएगा अगर हम v1 की वैल्यू निकाले होते तो यहाँ पर रख देते इज इक्वल टू m2 v2 की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाले हो ना, v2 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या है v1 प्लस u1 माइनस u2 एंड माइनस में u2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा क्या हमको m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा m2 v1 प्लस m2 u1। अब देखो u2 और u2 2u2 हो जाएगा माइनस में 2m2 u2। बोलो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने v2 की वैल्यू उठा कर ले जाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया और कुछ भी नहीं किया। अब आप क्या करोगे, अब आप बताइए करोगे क्या? सिंपल आप करोगे कि u1 वाला टर्म एक तरफ कर लो और v1 वाला टर्म एक तरफ कर दो। यहाँ पर देखिएगा क्योंकि हमारा कॉमन बन जाएगा, u1 वाला टर्म इधर लाओ, क्या कर लेंगे हम m1 u1 ये इधर आ जाएगा तो माइनस m2 u1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो m2 v1 प्लस m1 v1 माइनस में 2m2 u2। या फिर यहाँ पर आप कॉमन क्या करोगे u1 कॉमन करोगे, आपको मिलेगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन करोगे v1 मिले क्या आपको m1 प्लस m2 माइनस में 2m2 u2। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहो, चाहे आप u1 की वैल्यू निकालो चाहे आप v1 की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें निकालना है v1 की वैल्यू, u1 और u2 की वैल्यू आपकी ऑलरेडी गिवन होगी।
कोई भी पार्टिकल है जब कोलाइड करेगा तो कुछ वैल्यू उसकी गिवन होगी, तभी तो आपको v1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, बाद की वेलोसिटी क्या आई। तो आप क्या करोगे, v1 की वैल्यू यहां से फाइंड करना चाहोगे तो क्या करोगे आप, v1 m1 प्लस m2, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा u1 m1 माइनस m2 प्लस में 2m2 u2। अगर हम v1 की वैल्यू फाइंड करें तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस में 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u2। यही होगा, ये v1 की वैल्यू निकली। ये किसकी वैल्यू निकली, v1 की वैल्यू निकली। सिमिलरली अगर आप वहां पर v2 की वैल्यू ये निकालोगे, अगर आप यहाँ पर v1 की वैल्यू निकालोगे फिर इसमें रखोगे तो आपको v2 की वैल्यू भी आपको फाइंड हो जाएगी। तो सिमिलरली ऐसे करके लिख सकते हैं हम, क्या जरूरत है इतनी बड़ा करने का हमको। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहें जैसे v1 था m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, ये ऑलरेडी इक्वल था, ठीक, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। अब देखो जब हमारा, समझो पहले फर्स्ट था तो फर्स्ट माइनस सेकंड किए थे ना, अब सेकंड है तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। सिंपल, क्या हो जाएगा हमारा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 इंटू में v1 था तो u1 आया था, v2 है तो u2 आएगा, प्लस में 2m2 है, देखो v1 था तो m2 हुआ था, तो v2 हो गया तो m1 हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ऑलरेडी रहेगा, या m2 प्लस m1 लिखो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती, u1। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ सबको, नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम एक बार फिर से इसको समझा दें आपको, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर से समझा देते हैं। देखिएगा फिर समझिए, इलास्टिक कोलिजन हम हेड एंड हेड पढ़ रहे थे, एक दो हमने कोई मास लिया विद वेलोसिटी ऑफ u1 u2, और आफ्टर कोलिजन ये v1 एंड v2 की स्पीड से मूव करने लगे। ये था बिफोर कोलिजन, ये था केस हमारा आफ्टर कोलिजन। हम जानते हैं कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि हम लोग इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन में आप देख पाओगे मोमेंटम कंजर्व होता है एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, फर्स्ट फाइनल की और इनिशियल की। मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल करोगे, इनिशियल की क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हम क्या करेंगे, m1 वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे तो u1 माइनस v1 बचा, m2 वाला उधर ले जाएंगे तो v2 माइनस u1 बचा, u2 बचा। नाउ काइनेटिक एनर्जी भी हमारी सिमिलर, इसीलिए हमने 2 पॉइंट रखे यहाँ पर, ये देखिएगा, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर रखे जो कि आपका हाईलाइटेड कर सकते हो यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आते रहे। ये 2 पॉइंट्स रखे, ये मोमेंटम का, ये काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की फाइनल की इक्वल थी, मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये होगा। और जैसे ये होगा तो आप क्या करोगे, हाफ कॉमन कर लोगे, हाफ कॉमन करने के बाद आप m1 वाला टर्म एक तरफ कर लोगे, मिलेगा कि आपको u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में भाग कर देंगे तो हमारा m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इधर करा देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करा देंगे। आप v2 की वैल्यू निकालेंगे तो v1 प्लस u1 माइनस u2, आप v1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। जब आप v1 की वैल्यू निकाल के इधर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो ये मिलेगा, v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर रखोगे तो ये मिलेगा। बातें समझ रहे हो ना। आप इसमें भी रख सकते थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी, बट इसमें स्क्वायर करने का वही झंझट हो जाता और उसके बाद आपको ज़्यादा लंबा करना पड़ता, आएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, v2 की वैल्यू उठा कर ले जाकर यहाँ पर पुटअप कर दिए, ये ऑलरेडी इक्वल ही रहेगा m2, v2 की जगह पर हम इतना रख देंगे, ये देख रहे हो आप। फिर क्या करेंगे, हम m1 से मल्टीप्लाई कर दिए इधर साइड में, फिर m2 से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे v1 वाला टर्म एक तरफ कर लो, u1 वाला टर्म एक तरफ कर लो, u1 कॉमन हो गया m1 माइनस m2, v1 भी कॉमन हो गया m1 प्लस m2 माइनस में 2m2 u2। फिर हम क्या किए, u1 m1 माइनस m2 प्लस में क्या किया हमने, इसको इधर भेज दिया। अब v1 की वैल्यू निकालोगे तो m1 प्लस m2 से डिवाइड होगा, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस में 2m2
डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u2। सिमिलरली v2 के लिए लिखना चाहेंगे, जब ये फर्स्ट था तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड था, जब ये सेकंड है सेकंड माइनस फर्स्ट होगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड प्लस फर्स्ट। एंड ये v2 है तो ये u2 होगा, क्यों? क्योंकि ये v1 की जगह u1 था। जब ये v1 था तो यहाँ पर m2 आया था, जब ये v2 हुआ तो यहाँ पर m1 आ गया। एंड m1 प्लस m2 ऑलरेडी ही रहेगा, या m2 प्लस m1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। v1 था तो u2 था, v2 है तो u1 हो गया, बस सिंपल। आप वैल्यू सिर्फ याद रखिएगा कि अगर आपको v1 की वैल्यू निकालनी है तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी, v2 की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ब्रैकेट में, फिर हम लिखेंगे u2 प्लस में 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, या आप कुछ स्पेशल केस देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करिए, उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल केस की तरफ देखते हैं। तो आइए सम स्पेशल केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट किसके, हेड ऑन कोलिजन के। फर्स्ट केस में क्या आप बोलोगे कि मान लीजिए सपोज दैट जो दो मास है वो आपस में टकरा रहे हैं और दोनों मास आपस में इक्वल है। जैसे मान लीजिए वो क्या है, अगर मास डिफरेंट रहते हैं, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी भी डिफरेंट हुई हो जाएगी। मास तो हमारा सिमिलर जो भी रहा होगा वही रहेगा, लेकिन अगर वही मास सिमिलर है, 1 किलो का कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, दूसरा भी 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, दोनों आपस में अगर टकरा रहे हैं, या फिर एक कोई जा रहा है दूसरा कोई ऐसे टकरा रहा है, या कोई एक रेस्ट पर हो दूसरा मूव कर रहा है, तब क्या होगा। केस नंबर फर्स्ट में अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो और u2 एट रेस्ट, u2 एट रेस्ट, स्पेशल केस की चर्चा कर रहे हैं। अगर दोनों का मास इक्वल है एंड u2 इक्वल टू 0 है, तब के लिए क्या होगा, मतलब आप समझिएगा, तब के लिए क्या होगा, जो वेलोसिटी में इंटरचेंज हो जाता है, वेलोसिटी इंटरचेंज, वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग कैसे आती है समझो, ये कोई सरफेस है, इस पे कोई मान लो 1 kg का बॉक्स है, ये भी कोई 1 kg का ही बॉक्स है, समझना। ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, एंड ये, या फिर इसको मान लो u1, ये u2 इक्वल टू 0, ये रेस्ट पर है, ये क्या है, रेस्ट पर है। जब ये मान लो रेस्ट पर है, ये u1 वेलोसिटी से मूव करा और दोनों का मास इक्वल है, तो आफ्टर इट क्या दिखेगा मालूम है, आफ्टर इट क्या दिखेगा, ये जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा 1 kg का ये बॉक्स, वो u1 इक्वल टू 0, एंड फाइनली दूसरा वाला जो बॉक्स है 1 kg का, दैट्स u2 इक्वल टू u1। अब बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉक्स है, दो बॉक्स हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी है, दोनों आपस में मास में इक्वल हैं, अगर मास में इक्वल हैं, एक दूसरे आकर ऐसे टकराए फट, तो ये क्या करते हैं, इससे जब टकराते हैं तो ये मूवमेंट करने लगता है और ये रुक जाता है। नहीं तो आप प्रैक्टिकल देखिए, दो पेन को लीजिए सरफेस पर, एक पेन को, दो समान मास की पेन लीजिए, एक पेन को मूव कराइए, दूसरा पेन वैसे रेस्ट पर छोड़ रही है, तो ये वाली पेन जब टकराएगी तो ये वाली रुक जाएगी और वो वाली उसी स्पीड से चलना प्रारंभ कर देगी। होता है ऐसा, वो चीज है। केस नंबर सेकंड आप क्या बोलोगे, केस नंबर सेकंड केस में क्या है, यदि हमारा m2 बहुत बड़ा हो m1 से, इफ m2 is much greater than m1 and u2 equal to 0, u2 equal to 0, ये केस मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, केस आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिस इज ए बेसिकली स्पेशल केस। अगर m2 जो है m1 से बहुत बड़ा हो और u2 इक्वल टू 0, मतलब ये कोई सरफेस होगा, यहाँ पर एक kg का कोई बॉक्स है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u1, विद द वेलोसिटी ऑफ u1, एंड कोई यहाँ पर
एक बॉक्स है जो कि 15 kg का है, इसका जो वेलोसिटी है ये 0 है। जब ये जाकर इससे टकराएगा तो ये वापस उसी में फिर से लौट आएगा। क्या होगा आफ्टर इट, ये जो बॉक्स होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी, इधर u1 की स्पीड होगी 1 kg की, एंड ये जो 15 kg का होगा इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, u2 इक्वल टू 0। जैसे ट्रक खड़ी है सामने, आप साइकिल ले जाकर उसमें घुसा दे रहे हो तो साइकिल टकराने के बाद वापस आने लगेगी ना उसी स्पीड से, ऐसे तो होगा। ट्रक थोड़ी पीछे जाएगी, नहीं जाएगी। आप गेंद लेते हो ना, दीवार है, गेंद को जितनी स्पीड से फेंकते हो उतनी स्पीड से आपके ऊपर आ जाती है, मतलब वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरेबल में, वाल का मास उस गेंद के कंपेरेबल में बहुत ज़्यादा है। तभी देखो वाल पर जब आप गेंद फेंको तुरंत उतनी स्पीड से आती है, तेजी से फेंकते तुरंत आ जाती है, धीरे फेंकते हैं तो धीरे से आती है। ऐसा ही होता है ना, वही केस है। नेक्स्ट जो केस होगा हमारा केस नंबर थर्ड, थर्ड केस में क्या होगा, अगर हमारा m1 बहुत बड़ा हो m2 से, m1 इज मच ग्रेटर देन m2 एंड u2 इक्वल टू 0, मतलब बाद वाला जिससे टकरा रहा है वो 0 की बात की जा रही है। इसमें समझो m1 जो है बहुत बड़ा है, मान लो 20 kg का है ये, m2 जो है बहुत छोटा है, मान लो 2 kg का है, क्या है या 1 kg का है, जो भी हो। ये हमारा मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u1 एंड ये हमारा 0 पर है। ये जिस स्पीड से मूव करेगा, मान लो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मूव कर रहा है, तो जिससे टकरा रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मूव करेगा, दुगनी स्पीड होनी चाहिए। 1 kg का जो बॉक्स होगा ये मूव करेगा 2u1 की स्पीड से, 2u1 की स्पीड से। जैसे ट्रक आपके साइकिल में जब टकराएगी, ट्रक का तो वेग वही रहेगा, बट जो साइकिल से टकरा रही है साइकिल उसकी दुगनी स्पीड से मूव करेगा। तभी देखो जब एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी कोई भी ट्रक हो, बस हो, बड़ी बोलेरो है जैसे हमारी, किसी साइकिल को धक्का देती है, साइकिल क्या होती है, उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एकाएक इतनी तेज वेलोसिटी मिलती है वो ऊपर चली जाती है। जैसे आप बाइक चलाते हो ना, बाइक को एकाएक एक्सीलरेट कर दो तो बाइक उड़ जाती है, इसीलिए उनकी स्पीड तुरंत बढ़ जा रही है। तो ऐसे ही होगा, अगर बड़ा सा बॉक्स है वो किसी जाकर छोटे से बॉक्स से टकरा रहा है तो बड़े वाले बॉक्स में कोई अंतर नहीं आएगा, वो अपनी ही स्पीड से मूव करेगा। छोटा वाला जो बॉक्स होगा वो उसकी दुगनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने सोचा था इसमें आपको क्वेश्चंस भी करा देंगे, बट कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे। हमने करा है इलास्टिक कोलिजन, अभी बचा है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, एंड कहीं सम केसेस में आपका हाइब्रिड कोलिजन भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करो, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कोर्स एक बेटर नॉलेज देने की प्रयास कर रहे हैं। तो आपका हर एक दोस्त इस नॉलेज को प्राप्त कर सके फ्री ऑफ कोर्स, उसे कोई पैसे देने की आवश्यकता ना पड़े। वो कहीं कोचिंग्स में जा रहा है, हजार रुपए फीस दे रहा है पर सब्जेक्ट, मिनिमम कहीं 2-2 हजार रुपए पर सब्जेक्ट ले रहे हैं। फ्री में पढ़ो यार। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आप अगर हमारे बारे में विशेष रूप से कुछ और भी जानना चाहते होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहा है ब्लॉग चैनल का, तो वहाँ पर जाकर आप हमसे और भी ज़्यादा करीब आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग यहाँ स्टूडियो से हट के कुछ बातें करते हैं अपने बारे में। तो आप जाकर वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी दोस्त का छोटा भाई बहन हो, या आपके नज़र में कोई हो, आपका कोई छोटा भाई बहन हो जो कि 11th या 12th में पढ़ रहा है, तो लेक्चर्स आपके ऑलरेडी दिए जा रहे हैं मैथ के। सुबह 9 बजे मैथ का लेक्चर है 11 का, एंड 12th का जो लेक्चर है शाम को 9 बजे है। तो ये जाकर आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, मतलब अपने छोटे भाई बहन को कह सकते हैं। आप लोग तो बस फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं। सो कोई नहीं, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।